नमस्कार। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों की व्याख्या। पहली खबर, नागालैंड, मणिपुर और असम के कई क्षेत्रों में आज से हटेगा अफस्पा। पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से शांति बहाली में जुटी केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पूर्वोत्तर के 3 और राज्यों में अफस्पा आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के दायरे को हटाने का फैसला लिया है। इनमें नागालैंड, असम और मणिपुर शामिल है। इससे पहले केंद्र ने त्रिपुरा और मेघालय से इस कानून को पूरी तरह से वापस लेने का फैसला लिया था। त्रिपुरा से इस कानून को वर्ष 2015 में और मेघालय से इस कानून को 2018 में पूरी तरह से हटाया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। रूस से तेल खरीदी में बाहरी दबाव मंजूर नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन की अपनी समकक्ष एलिजाबेथ टूस के सामने किया साफ। रूसी विदेश मंत्री के दिल्ली पहुंचने से पहले अमेरिका ने कहा था, भारत को रूस से नहीं खरीदना चाहिए ईंधन। जयशंकर का जवाब, रूसी तेल व गैस के ज़्यादातर बड़े खरीदार यूरोपीय देश, मार्च में 30% ज़्यादा खरीदा। रूस के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से बढ़ रहे दबाव के बीच भारत ने संकेत दिया है कि वह अपने हितों के हिसाब से ही काम करेगा। पीएम बोले, लौट कर आना ज्ञान से ज़्यादा अनुभव होता है अहम। राज्यसभा से रिटायर हो रहे 72 सदस्यों को गुरुवार को भावपूर्ण विदाई दी गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सदस्यों के कामकाज और अनुभव को न सिर्फ तारीफ की बल्कि सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी लौट कर आएँ, क्योंकि ज्ञान से ज़्यादा अनुभव अहम होता है। राज्यसभा ने जिन सदस्यों को विदाई दी उन सभी का कार्यकाल अप्रैल से जुलाई के बीच खत्म हो रहा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, AK एंटनी समेत 13 सदस्य अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, जबकि बाकी सदस्य जून व जुलाई में रिटायर होंगे। चूँकि सदन की अगली बैठक से पहले ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इसलिए सभी सदस्यों को सदन ने पहले ही विदाई दे दी। भारत के साथ रिश्तों को सुधारना पहले से भी ज़्यादा जरूरी, टूस। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव गुरुवार को विमान से नई दिल्ली पहुंचे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ टूस ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों को सुधारना ब्रिटेन के लिए अभी पहले से भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने यह बात यूक्रेन रूस युद्ध से उपजे हालात के संदर्भ में कही। भारत के 1 दिन के दौरे पर आई टूस ने गुरुवार को विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बाद में दोनों विदेश मंत्रियों ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते उम्मीद जताई कि उन पर लगाम लगाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश में भारत पूरी मदद करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों में 9 दिन ये दोनों उत्पाद महंगे हुए। इस दौरान पेट्रोल में कुल ₹6.40 और डीजल में ₹5.40 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की खुदरा कीमत ₹101.81 प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत ₹87.67 प्रति लीटर है। महाराष्ट्र और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ डीजल की कीमत अब ₹100 को पार कर गई है। शराब पीने वाले हिंदुस्तानी नहीं, महापापी, महाअयोग्य। बिहार में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले लेगा। बुधवार को विधान परिषद में विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कहा कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों और जेल जाने वालों के प्रति सरकार सहानुभूति नहीं रखती। जहरीली शराब बनाने वालों को सरकार किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून और बापू के सिद्धांतों को नहीं मानने वालों एवं शराब पीने वाले हिंदुस्तान ही नहीं, उस हिंदुस्तान का ही नहीं हो सकता। आग की लपटों से घिरे सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगल में आग लगने से जीव जंतुओं के जीवन पर संकट गहराया। कैमूर पहाड़ी के 5 किलोमीटर की दायरे में फैलती जा रही आग।
सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के जंगल इन दिनों आग की लपटों से घिरे हैं। जंगलों में लगी आग बुझाने के इंतजाम नाकाफ़ी साबित हुए हैं। आग कैसे लगी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। बीरभूम हिंसा, शवों का दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहती है सीबीआई। जांचकर्ताओं को संदेह, जलाने से पहले पीड़ितों से किया गया अत्याचार। जांच एजेंसी ने कहा मौत का स्पष्ट कारण अदालत के समक्ष लाना होगा। बीरभूम हिंसा में मारे गए लोगों के शवों का सीबीआई अब दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में काफ़ी अस्पष्टता है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए शीघ्र ही कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। देश को मिलेगा पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आईआईटी रोपड़ व पंजाब विश्वविद्यालय से एमओयू करेगा बीबीएनआईए। 20 करोड़ केंद्र और 6 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार से हो चुके हैं जारी। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थापित होगा। कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी के साथ लगाए जा रहे इस प्लांट के लिए 26 करोड़ की राशि जारी की हो गई है। आईआईटी रोपड़ व पंजाब विश्वविद्यालय इस प्लांट का तकनीकी सत्यापन करेंगे। जल्द ही दोनों संस्थानों के साथ बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ यानी बीबीएनआईए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद इस प्लांट का काम शुरू कर दिया जाएगा। एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ केंद्र व 6 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार से आ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर करीब 28 करोड़ की थी, लेकिन इसकी लागत इससे अधिक हो सकती है। आईआईटी रोपड़ और पंजाब विश्वविद्यालय से बैठक हो चुकी है, अब एमओयू साइन किया जाना है। राजेंद्र गुलेरिया, अध्यक्ष बीबीएनआईए। खाद्य तेलों पर स्टॉक लिमिट इस वर्ष अंत। 31 मार्च को खत्म हो रही थी स्टॉक लिमिट की अवधि। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई। सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहन बीजों के लिए भंडारण सीमा की अवधि इस वर्ष 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बीच घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। यह फैसला शुक्रवार से प्रभावी हो रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर स्टॉक लिमिट की अवधि बढ़ा दी, जो 31 मार्च को खत्म हो रही थी। साथ ही सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के शुल्क मुफ्त आयात की अवधि में इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। रूस ने सूरजमुखी बीज का निर्यात रोका। रूस ने इस वर्ष 31 अगस्त तक के लिए सूरजमुखी बीज का निर्यात रोक दिया है। इसके साथ ही स्थानीय सरकार ने इसी अवधि के लिए सूरजमुखी तेल की निर्यात सीमा भी निर्धारित कर दी है। नया नियम शुक्रवार से प्रभावी हो गया है। रूस ने समीक्षाधीन अवधि के लिए अधिकतम 15 लाख टन सूरजमुखी तेल निर्यात की अनुमति दी है। भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती, सरकार का जवाब। 3 पर जुर्माना और 13 ने विज्ञापन वापस लिया। कई अन्य पर सीसीपीए की नज़र। सूरत संवारने, गोरा बनाने और आंखों की रोशनी बढ़ाने जैसे विज्ञापनों पर आपत्ति। भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कई कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। सरकार के कड़े तेवर को देखते हुए 1 दर्जन से अधिक कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। कुछ कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से अपने विज्ञापनों में जरूरी सुधार कर लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के लिए 3 कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है। उपभोक्ताओं को ठगने वाली ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए का गठन किया है। सूरत संवारने, दांत चमकाने, काले को गोरा बनाने और आंखों की रोशनी बढ़ाने जैसे विज्ञापन विभिन्न मामलों पर पहले ही कम नहीं थे। अरब सागर में भारत और फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं परिचालन कौशल बढ़ाने के लिए अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। यह फ्रांस भारत रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों की नौसेनाओं ने समुद्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए युद्ध कौशल को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। इसमें दोनों देशों के जहाज, पनडुब्बियां, समुद्री गश्ती विमान आदि भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त हों शिक्षक।
देश भर में शिक्षा में सुधार के लिहाज से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाना जरूरी है। पंजाब में सरकार ने अब शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने का फैसला किया है। यह शिक्षा में सुधार की दृष्टिकोण से अच्छा निर्णय है। अन्य राज्यों में भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार आवाज़ उठती रही है। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहने से वे शिक्षण पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ ही विभाग को ओर से प्रतिदिन कई प्रकार की अनावश्यक सूचनाएं मांगी जाती है। शिक्षक उन सूचनाओं को बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। इससे वास्तविक शिक्षा कार्य प्रभावित होता है। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया है कि गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी और सर्वेक्षण करने से संबंधित न्यूनतम कार्यों के अलावा शिक्षकों को स्कूल के समय के दौरान ऐसी किसी भी गैर शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने के लिए न तो अनुरोध किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी जो शिक्षक के रूप में उनकी क्षमताओं को प्रभावित करती हो। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। अब समाचार बिहार से। आग से बचाव के उपाय। चैत्र मास शुरू होते ही अगलगी की समस्या भयावह होने लगती है। कुछ लोगों की असावधानी की वजह से हर वर्ष बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। नज़दीक में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं होने से गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। इस वर्ष भी अब तक अगलगी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में न सिर्फ लोगों को सतर्कता बरतनी होगी बल्कि सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने होंगे जिससे नुकसान को कम किया जा सके। जिला मुख्यालयों में तो अग्निशमन की व्यवस्था है, लेकिन सभी प्रखंड मुख्यालयों में दमकल गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ प्रखंडों में यह खराब पड़ी है तो कहीं कहीं चालक और कर्मचारियों का अभाव है। सरकार की ओर से आग पर काबू पाने के लिए सुदूरवर्ती थानों में भी अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर दक्ष कर्मियों के अभाव अथवा मामूली तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। इसे शीघ्र दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि आपात स्थिति में आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। सरकार हर वर्ष गाइडलाइन भी जारी करती है, लेकिन लोग सावधानी नहीं बरतते। गाइडलाइन में ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को बुझा दें। खाना बनाने के समय पानी की व्यवस्था रखें, लेकिन लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वे इस मौसम में इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोग सतर्क रहें। चिंताजनक स्थिति तब हो जाती है जब जंगली इलाकों में अगलगी की घटनाएं होती हैं। समाचार उत्तर प्रदेश से। व्यवस्था पर प्रश्न। परीक्षार्थियों की संख्या के नज़रिए से देश की सबसे बड़ी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के मामले तो पहले भी प्रकाश में आते रहे हैं, लेकिन इस बार परीक्षा से पहले ही पेपर आउट होने की घटना ने अधिकारियों के सभी इंतजामों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्कूलों में नकल करने के लिए प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों की जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन जब कोई प्रश्न पत्र आउट होता है तो व्यवस्था पर उंगलियां उठती हैं। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर केंद्र तक इसके वितरण की व्यवस्था का पूरा तंत्र अधिकारियों की निगरानी में होता है। केंद्रों पर व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र खोले जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में वहाँ छेद हुआ, यह जांच का विषय है और सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ से जांच शुरू भी करा दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक समेत 17 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लेकिन यह भी पता लगाना जरूरी है कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक फिर भड़की लड़ाई। यूक्रेनी सेना अब देश के पूर्वी इलाके में रूसियों से लेगी टक्कर। मॉरिपोल के एक हिस्से पर रूस का कब्जा। ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी अतिरिक्त मदद। यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक कुछ घंटों की शांति के बाद गुरुवार को फिर से लड़ाई भड़क उठी। वहां पर 3 कस्बों पर वापस कब्जा करने के लिए उत्साहित यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर हमले की खबर है। अब खबर खेल के मैदान से। एक गलत फैसला और बदल गया खेल। 4 बार की चैंपियन सीएसके को 6 विकेट से हराकर लखनऊ ने हासिल की पहली जीत। जडेजा हैं कप्तान या धोनी। 2008 से 2021 तक सीएसके की कप्तानी करने वाले धोनी ने इस साल कमान छोड़ दी थी। सीएसके ने रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया, लेकिन लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में अधिकतर समय माही ही रणनीति बनाते नजर आए। क्षेत्ररक्षण के दौरान आधे से ज़्यादा समय बाउंड्री के पास खड़े थे और वहां से कप्तानी करना वैसे ही मुश्किल होता है। गेंद किसे देनी है, फील्डिंग किसे करानी है, ये धोनी ही निर्णय ले रहे थे। जब ड्वेन ब्रावो ने 18वां ओवर पूरा किया तो उसके बाद 19वां ओवर किसे दिया जाए, ये धोनी और ब्रावो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ब्रावो, देशपांडे और प्रिटोरियस के 4-4 ओवर हो गए थे। जब जडेजा
पिच के पास दौड़कर आते तब तक धोनी ने शिवम को 19वां ओवर देने का फैसला कर लिया और जडेजा फिर बाउंड्री के पास चले गए। आईआईटी ने किया कृत्रिम हड्डी का विकास। हड्डी टूटने या शरीर में जोड़ों के विकारों की समस्याओं पर प्रभावी होगी यह तकनीक। सिरेमिक आधारित हाइड्रोक्सी एपेटाइट हेमेहाइड्राइट को मिलाकर बनाया गया यह पदार्थ। दुर्घटना की स्थिति में किसी हड्डी को नुकसान हो जाता है, बोन टीबी या बोन कैंसर की बीमारी में संक्रमित हिस्सा काटना पड़ जाए तो अब उसकी भरपाई के लिए विकल्प मिल गया है। टूटी या अलग की गई हड्डी का खालीपन भर जाएगा और जुड़ी हड्डी पूर्ववत काम करेगी। हड्डी पुनर्जनन की यह कारगर तकनीक का विकास किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। अब खबर अनुसंधान से। बचपन में लो ब्लड शुगर के इलाज से रोकी जा सकती है मस्तिष्क की क्षति। विज्ञानियों ने एक हालिया अध्ययन में पाया कि बचपन में ही लो ब्लड शुगर का इलाज कराने से बच्चों के मस्तिष्क के दीर्घकालिक नुकसान को रोका जा सकता है। यह अध्ययन निष्कर्ष JAMA नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कनाडा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और न्यूजीलैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की तरफ से किया गया यह अपने तरह का पहला अध्ययन हाइपोग्लाइसीमिया वाले बच्चों में ब्लड शुगर को स्थिर करने की सिफारिश करता है ताकि उनके मस्तिष्क को नुकसान से बचाया जा सके। अब कुछ प्रश्न। रिजर्व बैंक अस्तित्व में कब आया? 1935 में आज ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। यह केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। बदलती अर्थव्यवस्था के अनुसार रिजर्व बैंक की भूमिका में भी काफ़ी बदलाव आया है। अमेरिका में बाजार में आई बर्तन धोने की मशीन। आज ही 1989 में आज ही शिकागो में पहली बार वाणिज्यिक डिशवॉशिंग मशीन, बर्तन धोने की मशीन बाजार में आई। इसी के साथ आज का समाचार यहीं खत्म हुआ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। शुरू